कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने लेखन कला और शहरी जीवन का जो टॉपिक था, मेसोपोटामिया की भूमि काफ़ी उपजाऊ होने के कारण फिर भी यहाँ की जो कृषि है बार बार संकटों में घिर जाया करती थी, उसके बारे में हमने बात करी थी। और उस पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से इसका जो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे। अभी आपके सामने यहाँ पर एक मैप आया है। मैप में हरे रंग से एक क्षेत्र दर्शाया गया है, हरे रंग, पीला रंग, और ये जो नीले रंग से जो फरात नदी है इसको जो दर्शाया गया है नीले रंग से दर्शाया गया है। पहले हम देख लेते हैं कि ये जो मैप में दर्शाया गया है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो हरे रंग से है, भूमि जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ग्रस्त होती है, यानी कि बार बार इन भूमि पर जो फरात नदी है इससे बाढ़ आती है और बाद में बसंत में ये चरगाह क्षेत्र बन जाता है। उसके बाद है यहाँ ये डॉट्स जो दिखा रखे हैं सफेद रंग के, ये है कृषि भूमि। और जो पीले रंग का जो आपका दिखा रखा है यहाँ पर मैप में, चरागाह भूमि पर पशु चारक लोग अपने जो जानवर थे उनको लेकर आते थे। यानी कि ये जो चरागाह भूमि थी यहाँ वेदिका है जहाँ नहर का पानी नहीं पहुँच पाता है। और जो ग्रे कलर से दिखा रखा है बसंत में चारागाह क्षेत्र, और जो नीले रंग से दिखा रखा है वो है मौसमी धारा। तो इस मैप में इतनी चीज़ें दिखा रखी हैं। आप देखिए इस पर एक नगर का नाम इस मैप पर अंकित है और वो नगर है मारी नगर। तो आज हम बात करेंगे मारी नगर के जो शहरी जीवन थे उसके बारे में। और ये मारी नगर का जो शहरी जीवन था, इन पर जो पशु चारक थे और ये जो मारी नगर के जो लोग थे इनके बीच में बार बार लड़ाई झगड़े क्यों हुआ करते थे। हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जो पशु चारक थे वो जो यहाँ के कृषि करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं मारी नगर के, उनके लिए वो भी क्या थे, उपयोगी थे, क्योंकि पशुओं की जो खाद थी, जो उनका मलमूत्र है उससे जो खाद बनती है, जो भेड़ और बकरियों के इनका जो गोबर है, जो इनके जानवरों का गोबर है, वो ये जो मारी नगर के लोग थे जो कृषि भूमि में जो काम करते थे उनके लिए खाद इन्हीं लोगों से, पशु चारक से मिलती थी। और जो लोग थे यहाँ के व्यापारिक नगरों के, मारी नगर के जो कृषि से जुड़े जो किसान थे, उनको दूध, दही, मांस इन पशु चारकों से मिलता था। लेकिन फिर भी अक्सर इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे। तो उनके कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे और मारी नगर का जो व्यापार यहाँ हुआ करता था उसके बारे में भी हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि उस समय मेसोपोटामिया में क्या होता था। और आपका जो ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न है यह आता है कि यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशु चारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा पशु चारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। उस समय शाही राजधानी थी मारी नगर। मैप पे देखिए आप, मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती थी। दक्षिणी भाग में खेती की जो पैदावार थी यहाँ भरपूर थी, क्योंकि कृषि भूमि में स्थित था मारी नगर। और इसके जो बगल में थी सिंचाई के लिए फरात नदी, उस समय सिंचाई के लिए काम आती थी। बल्कि वो फरात नदी के ऊर्ध्व धारा पर स्थित है। इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। खेती भी होती थी और दूसरा पशुपालन भी यहाँ पर उस समय होता था। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए काम में लिया जाता था। अब देखिए जो पीले रंग से इंगित कर रखा है यह एक चरागाह भूमि है। चरागाह भूमि देखिए इतनी चरागाह भूमि है। तो मुख्य रूप से जो यहाँ का जो अधिकांश भाग है इस प्रदेश का, वो भेड़ और जो बकरियां उस समय पशु चारकों के पास होती है उनको चराने के लिए इनको काम में लिया जाता था। पशु चारकों को जब अनाज, धातु के औजार आदि की जरूरत पड़ती थी तब वे अपने पशुओं तथा उनके
पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले ये चीजें प्राप्त करते थे। किससे प्राप्त करते थे? जो मारी नगर के किसान थे, जो यहाँ लोग रहते थे, जब उनको आवश्यकता होती थी पशु चारकों को, तो वस्तु विनिमय उस समय ये लोग किया करते थे। पशु चारक को अनाज चाहिए, धातु के औजार चाहिए, तो वो अपने पशुओं से जो उत्पन्न पनीर है, दूध है, मांस है, चमड़ा है, वो किसानों को या वहाँ के लोगों को ये लोग देते थे। और बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी उस समय होती थी। फिर भी किसानों और गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। इसका कारण क्या था, उस पर अब हम बात करते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण कारण था कि गडरिये कई बार अपनी जो भेड़ बकरियां हैं, इनको पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार ले जाते थे। यानी जो किसान के जो खेत थे, अपने जानवरों को वो वहाँ पर पानी पिलाने ले जाया करते थे, जिससे किसान की जो फसल है उसको नुकसान पहुँचता था। ये गडरिये खाना बदोश होते थे, यानी कि एक जगह पर ये नहीं रहते थे, अपना स्थान मौसम के अनुकूल, मौसम के साथ साथ बदलते रहते थे। तो ये गडरिये खाना बदोश होते थे और कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया हुआ माल लूट लेते थे गडरिये। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशु चारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे, जिस कारण से भी वहाँ लड़ाई होती थी। पहली लड़ाई होती थी कि गडरिये हमला बोल देते थे किसानों के गाँव में। दूसरे जो किसान थे, जो किसान बस्ती के लोग थे, वो इन जो पशु चारक थे उनके जानवरों को जो नदी नहर उस समय वहाँ पर मारी नगर में थी, वहाँ तक नहीं ले जाने देते थे, जिस कारण से इनके बीचों में लड़ाई होती थी। तो मेसोपोटामिया के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदाय के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। अभी यायावर समुदाय कौन है, इसके बारे में हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भाग 2 है हमारा। इसके बाद जो चैप्टर है वो हमारा 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, उसके बाद यायावर साम्राज्य, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यायावर वो लोग थे जो उस समय मंगोलिया के आसपास, मंगोलिया में रहते थे। मंगोलिया से और चीन और मंगोलिया की जो सीमा है, मेन रूप से जो यायावर थे मंगोलियन थे, मंगोल जाति के थे, तो उनको यायावर समुदाय कहा जाता है। तो उस समय ये लोग वहाँ से झुंड के झुंड यहाँ पर आते थे। ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र में बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। यह समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिक के रूप में भी आते थे। जैसे कुछ गडरिये फसल काटने वाले मजदूर या जो सैनिक चाहिए होंगे उस समय मारी नगर में भाड़े के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की शक्तियां भी प्राप्त कर ली थी। ये खाना बदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर भी नहीं किया। जो शम्स, एनलिल, इन्नाना, जो हमने देवताओं के बारे में चर्चा की थी, ये मेसोपोटामिया के देवी देवता थे। लेकिन जो मारी नगर के जो राजा थे एमोराइट, उन्होंने इनके जो मेसोपोटामिया के जो मूल देवी देवता थे उनका आदर नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता ड्रैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर बनवाया। यानी कि ड्रैगन, आपको पता है कि चीन से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वो ड्रैगन को की पूजा करते हैं। तो ये जो यायावर समुदाय के लोग थे एमोराइट, ये यायावर समुदाय से थे। और यायावर समुदाय मैंने आपको बता दिया, चीन से लगा हुआ जो एक देश है मंगोलिया, वहाँ के थे, मंगोल जाति के। तो इन्होंने ड्रैगन का एक मंदिर बनाया। इस प्रकार जो मेसोपोटामिया का समाज था, वहाँ की संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों और समुदाय के लोग परस्पर मिश्रण से वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई, जिस कारण ये आपस में बार बार लड़ते रहते थे। तो जो प्रश्न मैंने आपको बता रखा है, अभी जो मैंने आपको बताया है, उसको आप इसी तरीके से लिखेंगे कि मेसोपोटामिया में जो गडरिये थे, जो पशु चारक थे, वो किस तरीके से
वहाँ के जो कृषि थे उसके लिए खतरा उत्पन्न करते थे, जिस कारण से इनके बीच में किसानों और पशुचारकों के बीच में बार बार लड़ाई हुआ करती थी। तो इतना चीज़ आप इसमें लिखोगे। तो हम मारी नगर के व्यापार के बारे में आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या व्यापार यहाँ पर हुआ करते थे। तो बार बार वहाँ पर जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। सभ्यता जो मेसोपोटामिया की थी, काफ़ी ज़्यादा समुदाय के लोग वहाँ मिश्रित हो गए, जिस कारण से बार बार वहाँ पर जीवन शक्ति उत्पन्न हो जाती थी, जिस कारण से वहाँ लड़ाई झगड़े होते थे। इसके लिए जो मारी के राजा थे इनको सदा सतर्क सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, परंतु उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। अब अगला हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है कि मारी नगर में जो व्यापार होता था वो कैसे होता था और क्या क्या वहाँ पर मंगाया जाता था, बाहर से दूसरे प्रदेशों से मंगाया जाता था। तो जो मारी नगर था यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रागा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फ्रात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया ले जाया जाता था। तो उस समय जो परिवहन का माध्यम था वो जल परिवहन के माध्यम से ही जो आवश्यक माल है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाया करते थे। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ के जो दक्षिणी नगर हैं वहाँ घिसाई और पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे, जिस कारण से ये जलपोत अगर मारी में रुकेंगे तो जो अधिकारी जो बंदरगाह के अधिकारी थे वो इनसे इनके सामानों की जांच करेंगे और इनसे कुछ टैक्स, इसके बदले कुछ टैक्स भी लेंगे, कुछ प्रभार वसूलेंगे। तो क्या था वो, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब ये मारी नगर में रुका करते थे तो मारी के जो अधिकारी थे वो जलपोत पे जाया करते थे और उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक नदी में 300 मदिरे के पीपे रखे जाते थे। उस समय एक जो जहाज था, जो बंदरगाह था, वहाँ एक नदी में 300 मदिरा के पीपे ये लोग उस समय रखते थे और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उस पर लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। मारी नगर क्योंकि बंदरगाह क्षेत्र था, तो सब सामान यहाँ के अधिकारी चेक करने के बाद, उसकी जांच करने के बाद जितनी कीमत का सामान उस पोत पे, उस जलपोत पे लदा हुआ है, उसका 10% जो भाग था मारी नगर को मिलता था। जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि मारी नगर में जो तांबा आता था वो किस जगह से आता था, तो उस जगह का नाम है अलासिया। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टिन के व्यापार के लिए मशहूर था। अलासिया तांबे और टिन का व्यापार होता था, परंतु यहाँ रागे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था। इसलिए इसका व्यापार था बहुत महत्वपूर्ण था। औजार और हथियार बनाने के ये काम आते थे। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था, जिस कारण से जो यहाँ मेन जो था, यहाँ बंदरगाह था, जिस कारण से इनको अच्छी खासी रकम इस क्षेत्र को उपलब्ध होती थी, जिसके कारण यह जो नगर था बहुत फला फूला। तो आज के लिए केवल इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, ये पूरी तरीके से हम कवर करें। तो जो अगला वीडियो हमारा है वो थोड़ा सा लंबा होगा, करीब आधे घंटे 25 से 30 मिनट का वो हमारा आने वाला वीडियो होगा, जिस पर हम इस पूरा जो अध्याय है इसको समाप्त कर देंगे। उसके बाद अपने अगले अध्याय में हम 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस्लाम का उदय और यायावर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, इसे लाइक करिए और हाँ, हमें कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।